इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी होती है GURT, GURT, ऐसे ही देखना है हिंदी मीडियम वाले भी, जेनेटिक यूज रेस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी, जेनेटिक यूज रेस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, टर्मिनेटर जीन का यूज करते हैं, टर्मिनेटर जीन। अब ये क्या कर रहा है, ये गड़बड़ कर देता है, क्या कर देगा, ये इनफर्टाइल कर देगा। कैसे करेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। ट्रांसजेनिक फसलें बनाने के पीछे तो यही है कि उद्देश्य हमारा अच्छा ही है कि मानवता की भलाई हो सके, ठीक है, लोगों का वेलफेयर हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, देखिए बता चुका हूं पहले, आपको थोड़ा सा भी बता देता हूं शुरुआत के लिए। एक तो शब्द से बना है ट्रांस और एक जेनिक। ठीक है, जेनिक मतलब क्या हो गया, जीन। ठीक है, ट्रांस मतलब ट्रांसफर, यानी क्या कर रहे हैं, जीन के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी किसी भी फसल की जीन में कोई कमी है तो उसको क्या है, हमने हटा दिया और नया जीन डाल दिया। जो भी कर दिया, आपको मैंने होमवर्क दिया था, जिन लोगों ने उनको मालूम होगा, उन्होंने 3 विधियां बताई थी, है ना, या तो पूरा पूरा का हटा दो, या ठीक वाला कर दो, ठीक है, या ऑगमेंटेशन कर दो। 3 तरह की विधियां थी। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसके जीन के अंदर सुधार कर दिया। ट्रांसजेनिक यानी जीन के स्तर पर हम क्या है, फसल में क्या है, परिवर्तन कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, तो इसको क्या बोल देंगे, ट्रांसजेनिक। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब ये कर रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा क्या है, इस प्रक्रिया को किया जाता है। फायदे क्या हैं, फायदे हमारे सारे हैं जो हम बीटी फसलें सुनते हैं। एक तो क्या है कि प्राकृतिक समाधान मिल जाता है, कीड़े नहीं लगते इनके अंदर, ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं इनसे कि इनके अंदर जो मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, विटामिन है, उनके कंटेंट क्या है, हम बढ़ा सकते हैं। कई बार क्या है, ये अपने आप में भी क्या है, एक नेचुरल एंटीबॉडी का क्या है, काम करती हैं। जैसे आगे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मैं गोल्डन राइस बताऊंगा, बीटी बताऊंगा, बैसिलस thuringiensis, तो समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। ऐसी फसलें जिनकी बनावट में आनुवांशिकी अर्थात जीन के स्तर पर या डीएनए के स्तर पर आनुवांशिकी रूपांतरण किया जाता है। यह रूपांतरण आनुवांशिकी अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग से किया जाता है। फायदे क्या है, इससे फसलों की उत्पादकता में बढ़ोतरी हो जाती है। यानी माना कि पहले क्या है, 1 हेक्टेयर के अंदर 10 क्विंटल गेहूं हो रहे हैं, तो हो सकता है कि हमने ट्रांसजेनिक कर दिया उसको, तो 20 क्विंटल या 15 क्विंटल होने लगे, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, एवं आवश्यक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब जो एसेंशियल उसके अंदर जो क्या है, हमें तत्व चाहिए, जैसे कि हमारे मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सब चीजें। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, गोल्डन राइस। ठीक है, गोल्डन राइस मैं आपको अभी कराऊंगा। अब बेनिफिट्स क्या है इसके, जो मैं आपको बता चुका हूं, कम साधन, अधिक गुणवत्ता, अधिक उत्पादन। कम साधन मतलब क्या है, जो बनाया गया है टारगेट करके, कम साधन यानी कि लो इनपुट। ठीक है, जो इनपुट है हमारी, वो कॉस्ट क्या है, कम हो जाएगी, कम साधन। ठीक है, अधिक उत्पादन क्या है, आउटपुट क्या है, हमें इससे ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जंगली प्रजाति के जीन डाल दिए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इनकी प्रतिरोधक क्षमता, रेजिस्टेंस पावर क्या है, कौन सी चीज़ों के लिए, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए क्या है, बढ़ जाएगी। यानी हो सकता है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, यानी जो रिक्वायरमेंट इसको चाहिए वो अगर इसको नहीं मिल रही है तो भी क्या ये सर्वाइव कर जाएगी, खराब नहीं होगी। ठीक है, और भी चीज़ें जैसे कम पानी का प्रयोग, ये अगर ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सूखा पड़ता है तो वहाँ पे क्या है कि हम कम वाटर देके भी क्या है, इन चीज़ों को क्या है, ग्रो कर सकते हैं। और एक मैंने आपको बताया था, जैसे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स भी क्या है, इसके अंदर बढ़ा सकते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, चलिए
इतना समझ में आया? अब देखिए एक चीज आती है बीटी, आपने सुना भी होगा, जैसे बीटी कॉटन, बीटी कपास, बीटी ब्रिंजल, बीटी बैंगन, बीटी सोयाबीन। ठीक है, ये तो 3 एग्जाम्पल बताए। आप देखेंगे नेट पे तो दुनिया भर के एग्जाम्पल डले हुए हैं, लेकिन जनरली क्या है, बीटी कॉटन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रिंजल पे रोक लगा दिए, खाने पीने में नहीं करेंगे। ठीक है, और सोयाबीन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अब हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं वो देखते हैं कि बीटी आखिर बना क्या है। जितना बताऊंगा उतना ध्यान रखिएगा, उतने से हमारा काम हो जाएगा। बीटी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस थ्यूरिन जेनेसिस। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। बीटी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस थ्यूरिन जेनेसिस। बीटी क्या होता है, बेसिकली एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ठीक है, तो बीटी क्या हो गया, हमारा बैक्टीरिया हो गया। अब इस बैक्टीरिया के अंदर क्या एक पर्टिकुलर जीन होता है, कोई जीन जो क्या बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होगा, बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होगा। ठीक, और ये क्या करता है, ये एक निष्क्रिय प्रोटीन का निर्माण करता है। निष्क्रिय प्रोटीन, इनएक्टिव प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, समझ में आ गया। बीटी की फुल फॉर्म क्या होगी, बैसिलस थ्यूरिन जेनेसिस। ये जरूर लिखना। बीटी क्या एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया में क्या एक जीन होता है, वो क्या बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है, निर्माण करता है। समझ में आ गई बात। कल मैं आपको थोड़ा जीन जीनोम डीएनए बताऊंगा ना, थोड़ा सा मानव जीनोम प्रोजेक्ट, वहां पर कुछ चीजें मैं आपको ले लूंगा थोड़ी सी, तो आपको समझ में आ जाएंगी कि कैसे क्या हो रहा है। फिलहाल तो आप इतना ध्यान रखिएगा, बीटी क्या है, बैसिलस थ्यूरिन जेनेसिस है। बीटी एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो जिसमें एक जीन होता है जो काफ़ी क्रियाशील होता है, और ये क्या करता है, एक निष्क्रिय प्रोटीन या इनएक्टिव प्रोटीन का क्या है, निर्माण करता है। समझ गए बात को। चलिए अब देखिए ये सब चीज़ें क्यों कर रही हैं। ये चीज़ें इसलिए की जा रही हैं ताकि ये हमें पेस्ट या कीट, जो कीड़े होते हैं जो फसलों को चट कर जाते हैं, इन कीड़ों की वजह से हमारी फसलों का क्या बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, और इनको मारने के लिए अगर पेस्टिसाइड डालते हैं, हम कीटनाशक डालते हैं, तो उसका स्वास्थ्य पर भी क्या है, नुकसान है। इस चीज़ का भी नुकसान है, लेकिन ठीक है, बनाया है, क्यों है, वो इसलिए बनाया है। अब ये क्या है, प्राकृतिक समाधान पेश कर रहे हैं। कैसे पेश कर रहे हैं, जैसे मैंने ले लिया बीटी कपास, बीटी कॉटन, ठीक है, और एक क्या है, हमारा साधारण कपास है, सिंपल कॉटन है। मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर बीटी डाल दिया। कौन सा जीन डाल दिया, जो बीटी बैक्टीरिया के अंदर होता है, उससे क्या बन गया, ये बीटी कपास बन गया। ठीक है, अब देखिए ये लगेगा और इसका पौधा आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर, बीटी के अंदर जो जीन है वो क्या कर रहा है, निष्क्रिय प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। अब वो निष्क्रिय प्रोटीन जो है, इनएक्टिव प्रोटीन, माना इस पौधे के अंदर क्या है, आ गया। ठीक है, ये पौधा है। अब यहाँ पर क्या है, कोई कीट आया उड़ता हुआ, बड़ा इसलिए बनाया था कि आपको दिख रहा, इतना बड़ा कीट होता नहीं, वो छोटा होता है, और यहाँ पे आके बैठ गया और इसको क्या है, उसने खा लिया। जब इस पौधे को चट करेगा, वो खाएगा, तो ये जो निष्क्रिय प्रोटीन है, इनएक्टिव प्रोटीन बीटी वाला, वो क्या है, इसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, और जैसे ही खाएगा ये वहीं पर धराशायी हो जाएगा और मर जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपका बीटी कॉन्सेप्ट होता है। इसको बोलते हैं बैसिलस थ्यूरिन जेनेसिस। ठीक है, क्लियर। बीटी समझ में आया, बैसिलस थ्यूरिन जेनेसिस। बीटी क्या है, एक बैक्टीरिया का टाइप है जिसके अंदर एक जीन होता है, और वो जीन क्या है, काफ़ी क्रियाशील होता है। ठीक है, और वो क्या करेगा, एक निष्क्रिय प्रोटीन का, इनएक्टिव प्रोटीन का निर्माण करेगा, और वो प्रोटीन क्या करता है, बहुत ही जहरीला होता है। जब कीट खाएगा इसको तो मर जाएगा। तो कीटों के अगेंस्ट क्या है, हमें एक प्राकृतिक समाधान मिल गया। ठीक है, इसमें कोई समस्या हो तो पूछो, नहीं तो सिंबल बनाओ ताकि आगे बढ़ें। बीटी क्लियर है। चलिए थोड़ा डेफिनेशन पढ़ता हूं मैं। बीटी है बैसिलस थ्यूरिन जेनेसिस। यह एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। बीटी बैक्टीरिया में एक ऐसा जीन होता है जो बहुत सक्रिय होता है और एक निष्क्रिय प्रोटीन का निर्माण
करता है। बीटी इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच कंसिस्ट ऑफ पर्टिकुलर जीन विच सीक्रेट्स एन इनएक्टिव प्रोटीन। ठीक है, अतः जब इसका सेवन कीड़ों द्वारा किया जाता है तो यह उनके लिए घातक साबित हो जाता है, टॉक्सिक, और वो मर जाते हैं। इसी कारण इनका प्रयोग जैविक खेती में किया जाता है। यह एक प्राकृतिक समाधान पेश करते हैं फसलों में लगने वाले कीड़ों को मारने के लिए। जेनेटिक के स्तर पर छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, आगे उसी पे तो आ रहा हूँ मैं। अगर किसी फसल के अंदर, देखिए हम गेहूं खा रहे हैं, गेहूं में क्या कर रहे हैं हम, पेस्ट कीट को मारने के लिए पेस्टिसाइड डाल रहे हैं। अब उसकी कुछ ना कुछ जो उसका विष है, जहरीलापन है, टॉक्सिसिटी है, वो उस दाने में आगे गेहूं में, सपोज गेहूं की बात कर लिया, उस गेहूं की रोटी बने हमने खा ली, तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में तो आ ही रही है। अब यहाँ पे तो पूरे जीन के साथ ही क्या है, छेड़छाड़ कर दी। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो है जीन के साथ छेड़छाड़ हुई चीज़ें अगर मनुष्य खा लेंगे तो उनके शरीर में भी क्या है, नुकसान हो जाएगा। इसीलिए क्या कर रहे हैं कि हम लोग क्या इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। बैंगन को मना कर दिया कि नहीं करेंगे भारत में। ह्यूमन के लिए हार्मफुल नहीं है। अब देखो ये तो एक डिबेट है, 100% तो अपन कुछ नहीं कह सकते। विरोध करने वाले करते हैं, सपोर्ट करने वाले करते हैं। सपोर्ट करने वाले तो ये बोलते कि हमने इसके अंदर ऐसी मैकेनिज्म अपनाई है कि आप अगर खाओगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि मेनली एडिबल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए मना कर रहे हैं। कॉटन जो है उसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक, कपड़ा पहन रहे हैं, कपड़े में क्या दिक्कत है। चलो तो फिर थोड़े बहुत इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं, नकारात्मक पहलू। ठीक है, देखो पहला तो जी यही है कि इसमें माना जा रहा है कि जीन के स्तर पर क्या है, मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं। तो माना अगर इन चीज़ों को ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, मानव के द्वारा खाया जाता है, तो हो सकता है कि मानव के जीन के अंदर भी क्या परिवर्तन हो जाए, और वो परिवर्तन नकारात्मक होंगे, किस स्तर तक होंगे हमारे लिए कहना मुश्किल है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे ये पौधे हैं, तो इन पौधे के जीन्स में क्या हमने परिवर्तन कर दिए। क्यों कर दिए, ताकि इनके अंदर क्या है, प्रतिरोधक क्षमता आ जाए। अगर जीन के स्तर पर परिवर्तन करके ये प्रतिरोधक क्षमता सूक्ष्म जीवों में, जैसे हमारे क्या हैं, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव जो क्या है हमारे शरीर में बीमारी करते हैं, ठीक है, उनके अंदर ट्रांसफर हो गई तो हमारी सारी दवाइयाँ क्या हैं, बेकार हो जाएंगी। जैसे आप एंटीबायोटिक खाते हो, तो एंटीबायोटिक क्या है, यानी कि जो पैथोजेंस हैं, जो जर्म्स हैं, वो हमारे शरीर के अंदर पेनिट्रेट कर गए, चले गए, इसलिए हमारा शरीर क्या बीमार हो गया। अब उनको मारने के लिए हम एंटीबायोटिक खा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हम इनकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ा रहे हैं। अगर माना ये रेजिस्टेंस पावर उन सूक्ष्म जीवों में परिवर्तित हो गई जो क्या बीमारी करते हैं और हमारे शरीर में प्रवेश कर गए, तो हमारी दवाइयाँ क्या हैं, बेकार हो जाएंगी। ठीक है, एक लिमिटेशन ये बता दी पहली मैंने, दूसरी ये वाली बता दी। तीसरी लिमिटेशन ये है कि ये फसलें महंगी होती हैं। ठीक है, और इन पर क्या है, विकसित देश जो हैं, क्योंकि ये रिसर्च से बनी है, और जो विकसित देश है उनका क्या है, एकाधिकार होता है। तो विकासशील देश जैसे भारत हो गया या एशियन कंट्रीज है, उनके लिए क्या ये नुकसानदायक है। ठीक है, चौथा ये महंगी भी हो गई। हाँ, ये सब पॉइंट्स क्या हैं इसके अंदर आ जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और है कि ये जो फसलें हैं मेनली क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर बैंड हैं, उन्होंने अपने देश में बैंड कर रखी हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्या है, ये बेच रहे हैं। समझ गए बात को। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि कन्वेंशन ऑफ एक कौन सा कार्टाजीना प्रोटोकॉल हुआ था, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए बताया था। तो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि ऐसा नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है किसी के लिए कि भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड जो चीज़ें हैं उनको कोई देश खरीदेगा ही, मजबूरी नहीं रहेगी। इसको रोकने के लिए आया था वो, कार्टाजीना प्रोटोकॉल ही था वो। हाँ, कार्टाजीना था 2000 के अंदर। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें क्या हैं हैं। चलिए, तो एक उदाहरण मैंने आपको दिया था, तो गोल्डन राइस देख लेते हैं थोड़ा सा। गोल्डन राइस क्या होता है? गोल्डन राइस हिंदी में बोलते हैं पीला चावल। ठीक है, देखिए इसका जो डेवलपमेंट किया गया था, इसको बनाया गया था, वो 2000 में बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या था, जो भी प्रक्रिया रही हो, 3 जीनों का प्रत्यारोपण किया था। ठीक है,
3 जीन डाले थे। अब कैसे डाले हैं आप देखना चाहें देख लेना डिटेल में। किस पे डाले थे ये? चावल के ऊपर, साधारण चावल में। अब जब हमने इसके अंदर जीन के अंदर ट्रांसप्लांटेशन कर दिया, ठीक है, जीन के अंदर मॉडिफिकेशन कर दिया, तो हमें क्या मिला? एक पीले रंग का चावल मिला, पीले रंग का चावल, येलो कलर्ड राइस, ठीक। और इसके अंदर मेनली क्या था? कौन सी चीज, कौन सा जो मिनरल्स था, कौन सा पोषक तत्व की क्वांटिटी बढ़ गई थी? वो था बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, ठीक है, हिंदी में से लिख लेते हैं, बीटा कैरोटीन, ठीक है। तो ये क्या था? गोल्डन राइस, पीला चावल सन 2000 में बनाया गया था। इसमें 3 जीनों का प्रत्यारोपण किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप बीटा कैरोटीन युक्त पीला चावल क्या है हमें, या पीले रंग का चावल मिला था। इसको बोला था गोल्डन राइस। और इसके अंदर मेनली क्या है? विटामिन ए जो है, विटामिन ए की क्वांटिटी क्या इसके अंदर बढ़ गई थी, ठीक है, या बढ़ गई है। और ऐसे लोग, ऐसी चीज़ें जहाँ पे क्या हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे विटामिन ए की कमी है, तो वहाँ पे ये क्या है? एक बहुत अच्छा और सस्ता विकल्प है। एक बार फसल के अंदर मॉडिफिकेशन कर दिया फिर तो हमें फसल मिलती जा रही है, और क्या है, हम लोगों में बांटते जा रहे हैं, ठीक है। पढ़ देता हूँ। यह एक जीएम चावल है, जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल है। इसका विकास सन 2000 में किया गया था। इस पौधे पर 3 जीनों का प्रत्यारोपण किया जाता है, जिससे पौधा बीटा कैरोटीन युक्त पीले रंग का चावल देता है, जो बच्चों में विटामिन ए की कमी को पूरा करता है। और पीले रंग की कहानी से क्या है? गोल्डन राइस कहते हैं, ठीक है। तो मेनली वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, क्या है? विटामिन की कमी है, स्टंटेड ग्रोथ है, कुपोषण ज़्यादा है, वहाँ पे क्या है? इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। एक बार आपने सुना भी होगा, जब मोदी जी नए नए प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि हम भारत में दालों की ऐसी किस्में विकसित करेंगे जिसमें प्रोटीन की मात्रा क्या है? ज़्यादा होगी। तो वो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। और उसमें क्या समस्या क्या है हमारे देश में? हमारे देश में क्या है? वेजिटेरियन लोग ज़्यादा हैं, और हमारे पास जो प्रोटीन का सोर्स है वो मेनली क्या है? दालें हैं, ठीक है। तो दालों में से हमें क्या इतना प्रोटीन मिल भी नहीं पाता, और दाल तो आज की डेट में क्या है? बहुत ही महंगी हो गई हैं। तो जो मिडिल क्लास या जो सक्षम लोग हैं वो तो खा लेंगे, लेकिन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है ना, सो कॉल्ड जो गरीब लोग हैं, आजकल गरीब तो कोई भी नहीं है, इतना पैसा तो सब कमाते हैं, हालांकि उनकी इनकम का एक बड़ा पार्ट इंटॉक्सिकेशन में चला जाता है, ठीक है। तो ऐसा उनका मानना है कि ऐसी दालें बनाएंगे जो हमारे यहाँ क्या है? प्रोटीन की कमी को दूर करेंगे। समझ गए बात को? ये हो गया हमारा गोल्डन राइस। टर्मिनेटर जीन या सीड, चलिए टर्मिनेटर जीन या सीड हिंदी में से लिखते हैं इसको, टर्मिनेटर जीन या सीड, ठीक है। अब टर्मिनेटर क्या है? टर्मिनेटर शब्द कैसे बनाए? टर्मिनेट से बनाए। टर्मिनेट का मतलब होता है रोकना या खत्म करना, ठीक। अब देखिए, जो बीटी के अंदर अच्छी चीजें थी उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जो कंपनीज हैं या जो देश हैं जिन्होंने क्या है बीटी फसलें बनाई हैं, तो ये क्या है? ये एक साजिश या टेक्नोलॉजी लेके आ गए हैं। बीटी में क्या है? अच्छी चीज़ है, समझ गए? तो उसको क्या है? रोकने के लिए ये टर्मिनेटर वाला कॉन्सेप्ट लेकर आ गए हैं। देखिए क्या चीज़ें हैं ये। अब साजिश कैसे की, क्यों की, क्या की? दुनिया बहुत होशियार है, ठीक है, और उससे भी होशियार क्या है? यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग हैं जिन्होंने क्या है? बीटी को बनाया। अब कोई भी फसल को बनाते हैं या किसी भी रिसर्च को करते हैं तो वो रिसर्च क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट तो होती नहीं है, उसमें पैसा लगता है, ठीक है, बहुत सारा पैसा लगता है। अब उस पैसे को निकालें कैसे? तो आदमी पैसा कैसे निकालता है? अपने प्रोडक्ट को बेचेगा, और बेचने के बाद जो उससे इनकम होगी तो वो क्या उसकी इनपुट कॉस्ट क्या है? निकल आती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बीटी फसल बना दी, ठीक है, उन्होंने बेच दी फार्मर को, फार्मर ने अपने खेत में उगा ली, और उसको क्या है? इससे दाने या फसल मिल गई। और हम लोग क्या करते हैं, या अपन लोग भी क्या करते हैं, जैसे हमारे भी खेत हैं तो उसमें क्या करेंगे कि हमारी जो फसल होती है उसी में से क्या एक हिस्सा रख लिया, और उसी को क्या है? अगली साल क्या है? बीज की तरह इस्तेमाल करेंगे और खेतों के अंदर क्या है? डालेंगे।
समझ गए? यानी कि जो कंपनी जिसने बीटी बनाया है उसने अगर एक बार बीज बेच दिया तो किसानों से दोबारा खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। जो प्रोड्यूस मिलेगा, उसको उत्पाद मिलेगा, उसमें से एक हिस्सा रख लेगा और रखने के बाद क्या है, अपने खेतों में दोबारा डालेगा। यानी एक बार इनका माल बिक गया, दोबारा कोई खरीदेगा ही नहीं। हो सकता है कि इसने एक बार खरीदा, ठीक है, और खरीदने के बाद इसकी फसल आई और उसने पूरी फसल को क्या है, बीज के रूप में बेच दिया, तो इनको कौन खरीदेगा? इनका तो क्या है, कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट निकलेगी ही नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बहुत बड़ी होशियारी की है। ठीक है, क्या की वो देखते हैं। इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी होती है GURT, GURT, ऐसे ही देखना है हिंदी मीडियम वाले भी, जेनेटिक यूज रेस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी, जेनेटिक यूज रेस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, टर्मिनेटर जीन का यूज करते हैं, टर्मिनेटर जीन। अब ये क्या कर रहा है, ये गड़बड़ कर देता है। क्या कर देगा, ये इनफर्टाइल कर देगा। कैसे करेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। अब दोनों चीज़ों को समझते हैं। ये हो गई हमारी सामान्य फसल जो हमारे खेतों में हो रही है, और ये हो गई कौन सी, टर्मिनेटर वाली। ठीक है, सामान्य फसल के बीज लिए, देखना खेत में डाले, पौधे आ गए, पौधे से क्या है, हमें फसल मिल गई। फसल भी क्या है, ये एक बीज ही है अपना। ठीक है, समझ गए? इसमें से क्या है, इन बीजों में क्या है, फिर खेतों में डाला, फिर मुझे पौधे मिल गए, और फिर इन पौधों से क्या है, मुझे फिर से फसल मिल गई। क्लियर? चल रही है, सीक्वेंस चल रहा है। अब देखिए, टर्मिनेटर वाला मैं पौधे लेके आ गया, या टर्मिनेटर का बीज में लेके आ गया, या बीटी लेके आ गया, इसको मैंने डाला, पौधे मिले, और पौधे से क्या है, मुझे फसल भी मिल गई। फसल मतलब दाने, अनाज मिल गया, ऐसे। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पर टर्मिनेटर अपना कमाल दिखाएगा। क्या कमाल दिखाएगा, माना इसका मैंने एक सेक्शन लिया, उसको बीज की तरह इस्तेमाल कर दिया और खेत में डाल दिया। खेत में डाल दिया तो पौधे भी आ गए, लेकिन इन पौधों से मुझे क्या है, फसल नहीं मिलेगी, अनाज नहीं मिलेगा। यानी इनका इस्तेमाल एक ही बार होगा। जब आप इसको डालोगे तभी पौधे मिलेंगे, और तभी क्या है, उससे हमें अनाज मिलेगा या फसल मिलेगी, और उसके आगे क्या है, फसल हमें नहीं मिलेगी। यानी क्या होगा, ये एक ही बार के लिए क्या है, ये रेस्ट्रिक्टेड यूज इनका हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या फंस गया, यानी जो भी किसान है या जो भी कस्टमर है वो बार बार क्या है, इन पे डिपेंड रहेगा। इनसे ही क्या है, उसको बार बार ये बीज खरीदने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये चीजें क्या हैं आपकी, ये चीजें क्या हैं आपकी, टर्मिनेटर का कॉन्सेप्ट आता है। अब दिक्कत हो गई कि नहीं हो गई, हमेशा डिपेंडेंस बनी रहेगी, वो अपनी मनचाही कीमत पर क्या है, अपने बीज को बेचेंगे। ठीक है, और काफ़ी सारी समस्याएं आ जाएंगी। एक सबसे बड़ी समस्या ये मानी जाती है कि टर्मिनेटर जीन क्या है, मतलब जो रिप्रोडक्शन है उसको क्या करता है, ख़त्म कर देता है ना। और अगर ये रिप्रोडक्शन को ख़त्म करता है तो हमने खा ली, मतलब ऐसी कोई चीज़ खा ली जिसके अंदर क्या है, टर्मिनेटर जीन है, तो किसी व्यक्ति ने खा ली, और हो सकता है कि आगे उसकी फसल ही आना बंद हो जाए, यानी उसके बच्चे होना बंद हो जाए। तो ये भी क्या है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत मानी जा सकती है। ठीक है, चलिए इसको मैं आपको डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ इसकी। एक ऐसा जीन जो किसी फसल के बीज में डाल देने पर उसकी प्रजनन क्षमता, कौन सी प्रजनन क्षमता, ये वाली, दोबारा से प्रोड्यूस करने की, खत्म कर देता है। टर्मिनेटर एक उपज शक्ति विनाशक जीन है। कौन सी है, उपज शक्ति विनाशक जीन है, जिसका उपयोग कर देने पर बीज पहली बार बोए जाने पर तो सामान्य रूप से कार्य करता है, यानी पहली बार बोया हमने तो सामान्य रूप से कार्य किया, परंतु मूल बीज से उगाई गई फसल के बीज से जब दूसरी फसल परंतु मूल बीज से उगाई गई फसल
के बीज से जब दूसरी बार फसल प्राप्त करने की कोशिश की जाती है तो उसके पौधे तो उत्पन्न होते हैं किंतु पौधों से फल या फूल उत्पन्न नहीं होते। ये चीज़ें क्या हैं, ये इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, जैव उर्वरक। ठीक, अब देखिए थोड़ा इस चीज को समझते हैं। हम फर्टिलाइजर डालते क्यों हैं? ताकि फसल को एडिशनल जो पोषक तत्व हैं वो उपलब्ध कराए जा सके। अगर हम बात करें हमारे केमिकल फर्टिलाइजर की, जो आपने देखा होगा खेतों में डाला जाता है, वाइट कलर का होता है, छोटी छोटी बॉल्स जैसी होती हैं, ठीक है, ऐसी राउंड राउंड बॉल्स। इनको क्या आपने देखा होगा कई बार सीरियल्स में या टीवी पे जो प्रोग्राम आते हैं, उसमें क्या एक किसान ले रहा है और ऐसे फेंक रहा है। ठीक है, फर्टिलाइजर कौन सा डालते हैं हम? यूरिया डालते हैं। और यूरिया के अंदर क्या होता है? 3 चीजें होती हैं, एन, पी और के, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश या पोटेशियम। ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजर का काम क्या है? यानी ये जो 3 न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश या पोटेशियम, इसको उपलब्ध कराना। अगर ये नेचुरल तरीके से उपलब्ध करा दिया जाए, नेचुरल तरीके से अगर इनको हम उपलब्ध करा दें तो वो क्या हो जाएगा? हमारा बायो फर्टिलाइजर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो क्या है ये चीजें। फर्टिलाइजर क्या कर रहा है? पोषक तत्वों की वृद्धि कर रहा है। तो बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक क्या हो जाएगा? यानी ऐसे सूक्ष्म जीव, क्या होगा ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, मेनली नाइट्रोजन, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन उपलब्ध है उसको क्या करेंगे? सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी किसको प्रोवाइड करा देते हैं? ये फसलों को या हमारी क्रॉप्स को क्या करते हैं? ये प्रोवाइड करा देते हैं। उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक। समझ गए? अर्थात ऐसे सूक्ष्म जीव, दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं? मृदा के अंदर, सॉइल के अंदर पोषक तत्वों की, न्यूट्रिएंट्स की वृद्धि करते हैं, उनको बायो फर्टिलाइजर बोला जाता है। एक लाइन की सिंपल सी डेफिनेशन। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है? राइजोबियम, ठीक है, ये स्पेलिंग याद रखना। ये क्या है? बैक्टीरिया है। इसका मुख्य काम क्या है? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी जो हमारे वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन उपलब्ध है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। और ये नाइट्रेट क्या है? खाद का काम करते हैं, फर्टिलाइजर का काम करते हैं। ठीक है, ऐसे ही कौन सा है? एजोला, एजोला क्या है? शैवाल है, एल्गी बोलते हैं जिसको। ठीक है, और भी होते हैं ब्लू, ग्रीन एल्गा, ये एल्गी, नील हरित शैवाल। तो ये क्या हो गए? ये सब हो गए सूक्ष्म जीव जो प्राकृतिक रूप से मृदा के अंदर क्या है? पोषक तत्वों की वृद्धि करते हैं। एग्जाम्पल हमारा एक ये और एक ये। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये क्या हो गए हमारे? ये हो गए हमारे बायो फर्टिलाइजर। अब थोड़े से क्या इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है? प्राकृतिक नाइट्रोजन है, केमिकल्स वाली नहीं है, तो क्या हो जाएंगे? ये पर्यावरण मैत्री हो जाएंगे। यानी केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक खाद की वजह से जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है वो नहीं पहुंचेगा। पर्यावरण मैत्री, एनवायरमेंट फ्रेंडली।
दूसरे क्या हो जाएंगे, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी हेल्थ के लिए क्या हैं ये, सुरक्षित हैं, नहीं स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित, सेफ एंड सिक्योर फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, दो चीजें हो गई। तीसरी क्या है कि जो हमारी फसल प्राप्त हो रही है उसमें भी क्या है, हम नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, यानी अतिरिक्त नाइट्रोजन फसल, यानी ऐसी फसल जिसमें क्या है नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ रही है, यानी अतिरिक्त नाइट्रोजन फसल प्राप्त की जा सकती है इसकी सहायता से। अब देखिए नाइट्रोजन क्या है, अतिरिक्त नाइट्रोजन, प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन नाइट्रोजन से बनता है, प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन से बना हुआ है, ठीक है, नाइट्रेट से। अगर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाएगी, यानी फसल की गुणवत्ता क्या है हमारी और अच्छी हो जाएगी। क्लियर है? तीन चीजें हो गई। अब क्या है, ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं कई बार अपने आप में ही क्या है एंटीबॉडीज का काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एजोला, तो एजोला जो है वो अपने आप में क्या है एंटीबॉडी का काम करता है, ठीक है, और एंटीबॉडी का काम करेगा तो क्या है हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। और भी इनके फायदे हैं, जैसे ये क्या है मृदा की, यानी जो हमारी सॉइल है उसकी क्या करती है, जल सोखने की क्षमता, को भी क्या करती है, ये बढ़ा देती है। ठीक है, जल सोखने की क्षमता मतलब क्या है, अगर क्षमता बढ़ जाएगी तो वो क्या है जल को ज़्यादा सोख के रखेगी, यानी उसके अंदर पानी की मात्रा अच्छी होगी, तो मृदा की क्वालिटी भी क्या है हमारी अपग्रेड हो जाएगी, सॉइल क्या हमारी अच्छी हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था एक बार कि अगर क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो मृदा का जो मॉइस्चर है, सॉइल का मॉइस्चर जो है, मृदा की नमी, वो उड़ के क्या है वायुमंडल में पहुंच रहा है, मृदा क्या है खराब हो रही है, और ये क्या कर रहे हैं उसका उल्टा काम कर रहे हैं, यानी मृदा की जल सोखने की क्षमता को क्या ये बढ़ा रहे हैं, और बढ़ाएंगे तो क्या होगा हमारी सॉइल की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें क्या हैं इसकी मेन क्या है, इसके एडवांटेजेस हैं हमारे बायो फर्टिलाइजर के। ठीक है जी, तो ये सब क्या है हमने देख लिए। अब देखो आज हमारे कितने एप्लीकेशन हो गए, आज हमने देख लिया बीटी देख लिया, ट्रांसजेनिक क्रॉप देख ली, गोल्डन राइस देख लिया, टर्मिनेटर जीन देख लिया, और हमारे बायो फर्टिलाइजर देख लिए। बायो फर्टिलाइजर अलग है, ऑर्गेनिक अलग है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कौन सा होता है, जो हमारा खाद होता है, ठीक है, जो हमारी सब्जियां के जो बची हुई सब्जियां होती हैं, या जो एनिमल के जो वेस्ट होता है, ठीक है ना, काउडंग वगैरह, उससे बनाया जाता है, वो ऑर्गेनिक होता है। और ये क्या है आपका बायो फर्टिलाइजर है, बायोटेक्नोलॉजी वाला। और कई बार ऐसा होता है ना, जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं तो फील नहीं आती, नहीं आ रही है, तो इस वीडियो को एक दो बार और देख लेना, ठीक है ना, एक दो बार और रिवाइज करेंगे तो आपको आ जाएगा, एहसास हो जाएगा, फील आ जाएगी। जो होमवर्क दिया है इसरो, डीआरडीओ, जितने भी बताए मैंने आपको, राजा रमन्ना कैट, ठीक है ना, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये सब ध्यान से कर लेना आप सब लोग, है ना, छोड़ना नहीं है। जो जो करेगा उसी के क्वेश्चंस आगे चेक होंगे, है ना, और उसी को डाउट बताऊंगा मैं। थोड़ा सा काम तो आपको करना पड़ेगा, चीज़ें बहुत आसान है ना। चलिए अब एक छोटा सा टॉपिक है, बायोडीजल कर लेते हैं जल्दी से, पता होगा सभी को बायोडीजल। ठीक है, कन्वेंशनल डीजल कैसे बनता है हमारा, पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम, कच्चा तेल निकाला, रिफाइनरी में ले गए, डिस्टिलेशन कर दिया, पेट्रोल डीजल सब अलग, और डीजल इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, एक ही आती है बायोडीजल। अब बायोडीजल कैसे बना रहे हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा है। जेट्रोपा, या करंज, ठीक है, ये पौधे होते हैं और इनके क्या है बीज निकलता है। ठीक है, अब इनके बीज को क्या कर दिया हमने, क्रश कर दिया, अच्छे से क्या है पीस दिया। बिल्कुल सही बात है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण आप जो बोल रहे हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कह सकते हैं इसको, वही काम कर रहे हैं। हाँ
ठीक है, तो ये देख रहे हैं जेट्रोपा या करंज, इनके पौधे लिए, इनकी फसल की बीज आए, बीज को क्या कर दिया, क्रश कर दिया, क्रश करने के बाद क्या है, फर्मेंटेशन कर दिया। ठीक है, और फर्मेंटेशन के बाद में क्या है, हमें एक तेल टाइप का मिल गया, उसको बोल दिया हमने डीजल या बायोडीजल। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, बायोडीजल। ठीक है, और अगर केमिकली देखा जाए तो बायोडीजल क्या है, फैटी एसिड है, फैटी एसिड। नाम ध्यान रख लेना जिनको नहीं मालूम है, वसीय अम्ल, यानी बायोडीजल क्या है, एक प्रकार से वसीय अम्ल है और ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब फायदा क्या है, फायदे ही फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो क्या है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ठीक है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनने में भी है और जलने में भी है। बनने में कैसे है कि भाई देखो, अगर आप कन्वेंशनल डीजल है जो हमारा परंपरागत डीजल का हम इस्तेमाल करते हैं, तो क्या करेंगे, पहले पेट्रोलियम निकालेंगे, कच्चा तेल निकालेंगे। ठीक है ना, तो जो हमारी ऑफशोर जो है ऑयल रिग्स लगी रहती हैं, जहाँ से हम कच्चा तेल निकाला जाए, वहाँ पे प्रदूषण होगा। फिर इसको क्या रिफाइनरी में लाएंगे, रिफाइनरी में क्या डिस्टिलेशन करेंगे, वहाँ पे प्रदूषण होता है कि नहीं होता है। अगर आप कभी मथुरा जाएं, कभी जाने का मिले और बाई रोड जाएंगे, आप देखना मथुरा रिफाइनरी मिलती है, कितनी ज़बरदस्त उसमें से क्या फ्लेम निकलती है, बहुत पॉल्यूशन करती है। मथुरा रिफाइनरी का पॉल्यूशन ऐसा माना जाता है कि ताजमहल को भी क्या इफेक्ट कर रहा है। समझ गए बात को? तो ये रहे, तो उससे बच गए हम लोग। और एक क्या है, जब ये जलता है, ठीक है ना, जब इसको गाड़ी में डाल रहे हैं, जल रहे हैं, तब भी क्या है, ये कम हार्मफुल है। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारा सिंपल डीजल है, वो अगले ऐसा माना जाता है कि 15-20 सालों में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन उपलब्ध करा रहे हैं। 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये है, सबसे बड़ा फ़ायदा, कि हमारे जो एग्जिस्टिंग इंजन है, ऐसे इंजन जो हमारे परंपरागत डीजल पर चलते हैं, उन्हीं इंजन में इस डीजल का हम एज ए ईंधन फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपको अपनी गाड़ियों के इंजन में कोई भी परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई। चौथा क्या है, चौथा ये है कि जब भी आप किसी खेती में जगह पर या किसी भी भूमि पर जेट्रोपा की खेती करते हैं, तो ये क्या करता है, ये उस भूमि के अंदर मृदा की मात्रा या सॉइल के कंटेंट को क्या है, बढ़ा देता है। फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन बता दूंगा मैं आपको आगे। ठीक है, एक केमिकल प्रोसेस है बस। ठीक है, अब जैसे ये क्या है, ये आपकी खराब भूमि है, इनफर्टाइल सॉइल है, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, जेट्रोपा की खेती कर दी, तो इसकी जो जड़ें होंगी जेट्रोपा की या करंज की, वो क्या कर देंगी, मॉइस्चर के कंटेंट को मृदा में बढ़ा देंगी। तो इससे क्या है, आपकी सॉइल भी जो है वो क्या होगी, फर्टाइल हो जाएगी। ठीक है, एक चीज़ क्या है कि ये आपका करंज या जेट्रोपा हो गया और इसको आपने पीस दिया, पीस के एक तो तेल निकल गया इसका, ऑयल, और एक जो इसका वेस्ट है, अपशिष्ट जो है, ठीक है, सरसों की जब पिसाई होती है, तेल निकल जाता है और उसका बचा हुआ जो वेस्ट रहता है, उसको जनरली क्या है, पशु खाते हैं। तो इसका जो वेस्ट है वो क्या है, खाद के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये खाद भी क्या है, बहुत बेनिफिशियल रहती है। ठीक है, एक तो ये हो गया। और इसका एक नेगेटिव पॉइंट बस एक ही है, नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर लोगों को इसका चस्का लग गया कि हम बायोडीजल या जेट्रोपा की खेती करेंगे, और माना कि इतना ज़्यादा क्या है इसका उपयोग होने लगा कि लोग खाने की फसल नहीं कर रहे हैं, बायोडीजल ही कर रहे हैं, तो हो सकता है कि देश में या विश्व में क्या है, खाद्य संकट आ जाए। फूड इनसिक्योरिटी जो है वो इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक माना जाता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो? बिल्कुल सही है, भंजक आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हिंदी में यही बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है इसके अंदर आ गई हैं हमारी। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। देखो, फर्मेंटेशन जो होता है ना, एक प्रकार से अगर बोला जाए इसको एक आसान भाषा में, तो होता है सड़ाना। ठीक है, शराब जो बनती है ना, तो शराब को क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। लिए अंगूर को भर दिया है, जो भी जिस चीज़ से बन रही है, वो अंगूर है या फ्रूट्स हैं, ठीक है, गुड़ से बन रही है, जिससे बन रही है, उसको सड़ा दिया। सड़ने के बाद क्या होता है, उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है, वो चीज़ें होती हैं। क्लियर है? जैसे हम बोलते हैं फर्मेंटेड फूड,
फर्मेंटेड फूड मेनली कौन सा होता है, साउथ इंडियन वाला, लिया और क्या है उसको गला दिया, वो चीज़ है। फिर भी जो केमिकली मैं आपको बता दूंगा डिटेल में। चलिए ठीक है, फिर थैंक यू सो मच, गुड बाय। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।